क्वालिटीज कौन बता सकता है मुझे? क्वालिटीज ऑफ अ यूनिट, क्या वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए? क्या वो सारी दुनिया में एक्सेप्टेड होना चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय नेचुरल फेनोमेनन्स, बताया था ना। ऐसा नहीं कि 1 मीटर की स्केल जो है वो 2 मीटर की हो गई। धूप बारिश सर्दी गर्मी बरसात कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने, ऐसा उसके अंदर हमारी जो यूनिट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या वो सारी दुनिया में कांस्टेंट होनी चाहिए? ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, सब लोगों को याद है ना। चलो तो देख, हम लोगों ने इससे पहले क्या डिफाइन किया था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, इसके साथ में आज याद कर हमने यूनिट भी अटैच की थी ना बेटा। और उन यूनिट्स को क्या बोला था कि ये सारी यूनिट कौन सी है? एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट्स हैं? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के अलावा हम लोगों ने और क्या देखा? एसआई क्या बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम है, यही तो पढ़ा था। फिर हमने और कौन से सिस्टम पढ़े थे? सीजीएस। अच्छा, ऐसा ही चलता है? अरे वाह, तो सारी दुनिया में कौन सा एक्सेप्टेड है? ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलो देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद में कौन सी आती थी बच्चों? सेकंड याद करो, सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड। दो और बची थी ना, तो हम लोग चलो बात करते हैं बेटा पहले सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री बेटे स्कूल में आती है, याद है सबको? किसी की आई है? सप्लीमेंट्री आती है ना। जो बच्चे पास नहीं हो पाते उनकी क्या आती है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में भी फेल होते हैं तो क्या आती है? कॉम्प्लीमेंट्री। और वहां भी अगर लुढ़क जाते हैं तो स्कूल वाले बोलते हैं जाओ भाई साहब, हम आपके लायक नहीं है, आप सीधे आईआईटी में एडमिशन ले लो। ऐसा ही तो होता है, नहीं पता तुम्हें? अच्छा, किसी की आई नहीं होगी, कैसे पता होगा? क्यों? चलो आ जाओ भाई। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देख क्या होता है, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना बेटा, उसके अलावा इस दुनिया में 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि क्या कहलाती हैं? सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री से क्या मतलब है? देखो जरा, ये क्वांटिटीज वो हैं जो कि एड ऑन थी एक तरह से। फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या थी बच्चों? ये एड ऑन क्वांटिटीज थी। इसके अंदर हम लोगों ने 2 अलग क्वांटिटीज को डिफाइन किया, जिसमें बच्चों पहली तो थी प्लेन एंगल। कौन सी बच्चों? प्लेन एंगल। और दूसरी कौन सी थी? सॉलिड एंगल। कौन सी थी भाई साहब? सॉलिड एंगल। ये किस में आ गई? सप्लीमेंट्री में। ठीक है। प्लेन एंगल की अगर हम लोग बात करें तो तुम चाहते हो अभी बता दूं या जब थोड़ी सी वो बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा तब बताऊं? बेसिक मैथ्स के अंदर बताऊं, अभी बता दूं? अभी बता दूं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो देख, आजा बेटा, प्लेन एंगल के अंदर क्या होता है ध्यान से देखना। जब मैं प्लेन एंगल की बात करता हूं तो प्लेन एंगल आपका वही एंगल जो हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं। बचपन से कौन सा एंगल निकालते हो? थीटा बीटा कुछ फाइंड करते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सारे एंगल क्या थे बच्चों आज तक? प्लेन एंगल थे। अब देख किस तरह से हम लोग प्लेन एंगल की बात करते हैं, मैं वो चीज तेरे को बता देता हूं। प्लेन एंगल में क्या हुआ, अगर तुझे याद हो बेटा, तो इस तरह से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? एक सर्कल। और इस सर्कल में बोलूं कि ये इसका क्या है बच्चों? सेंटर। वो क्या होगा? सर्कल का सेंटर होगा। अब मान ले बेटा कि कोई पॉइंट है यहाँ पर ए और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है बच्चों? बी। इनको क्या मैं आपस में ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ? ओ से ए ज्वाइन कर दिया, ओ से बी ज्वाइन कर दिया। अब एक छोटी सी बात, क्या बेटा? दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। और अगर इस सर्कल का रेडियस अगर आर है, अगर इस सर्कल का रेडियस क्या है? आर, तो हम लोग बेटा थीटा को कैसे लिखते हैं? किसी को याद है क्या? थीटा कैसे लिखा जाता है? याद कर बेटा, इस एंगल थीटा को हम लोग लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को तो याद आ रहा होगा। आर्क क्या होता है बच्चों? ए से लेके बी तक की लेंथ, ए से लेके बी तक की लेंथ। ये क्या है अपने पास में? आर्क। ये क्या हो गया? आर्क। यानी ये क्या लिखा हुआ है? ए बी अपॉन आर। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? अरे भाई पक्का बोल, ए बी अपॉन आर होगा ना? समझ में नहीं आया? यही एंगल जो थीटा है बच्चों, दिस इज नोन एज प्लेन एंगल। इसी एंगल थीटा को क्या नाम दिया गया? प्लेन एंगल। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? प्लेन एंगल ऐसा क्यों बोला गया इसे प्लेन एंगल बेटा? क्योंकि अगर मैं इस वाले सिस्टम को देखूं, ये जो तुम्हें ग्रीन बोर्ड अभी सामने नजर आ रहा है, देखना जरा, क्या इसमें वाई एक्सिस मौजूद है? ये कौन सी एक्सिस है बच्चों? ये कौन सी एक्सिस है? एक्स और वाई। तो ये प्लेन कौन सा हुआ? एक्स वाई प्लेन। प्लेन कौन सा हुआ बेटा? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही एंगल नापा गया है ना, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? प्लेन एंगल। क्या आपको ये बात समझ में आती है? इसीलिए क्या नाम दिया गया?
प्लेन एंगल। और बेटा इसकी खास बात देख जरा, क्या AB की जो लंबाई है उसे मीटर में नापा जाएगा? सोच के देख, AB को किस में नापते हैं अपन? मीटर में। RB किस में होता है? क्या बेटा AB को भी हमने मीटर में नापा, R को भी हमने मीटर में नापा, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? तो क्या इसकी कोई भी किसी भी प्रकार की एक यूनिट होती होगी? यूनिट तो होती है, पर हम लोग आगे ये जानेंगे कि इसकी डायमेंशन नहीं होती। हम लोग इस चैप्टर को जब आगे पढ़ रहे होंगे ना, तब हमें ये चीज पता लगेगी कि इसकी डायमेंशन नहीं होती, पर इसकी क्या होती है? यूनिट। और इसकी यूनिट होती है बच्चों क्या? रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या इतनी बात हम लोग समझ सकते हैं? ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? रेडियन। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, π/2 लिखा हुआ है ना, तो π/2 रेडियन का मतलब होगा कितने डिग्री? 90 डिग्री। डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? बेसिक मैथ्स के टाइम भी बता दूंगा। पाई रेडियन का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो जल्दी बोल, अगर 1 रेडियन लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? क्या बच्चों? 180/पाई। और अगर मेरे को x रेडियन के में निकालना होगा तो क्या करूंगा? 180/पाई मल्टीप्लाइड बाय x। किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसका उल्टा भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं बेटा? तो ये क्या हुआ बेटा? रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन। ये क्या हुआ? रेडियन टू डिग्री। क्या डिग्री टू रेडियन इसका उल्टा हो जाएगा? π/180 हो जाएगा? यार समझ में नहीं आया भाई। डिग्री टू रेडियन क्या करेगा? ये π/180 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स में भी अपन लोग पढ़ेंगे, इसलिए चिंता मत कर। क्या तेरे को प्लेन एंगल की कहानी समझ में आई? अगर प्लेन एंगल समझ में आ गया तो अब देख, अगर हम लोग बात करें बेटा सॉलिड एंगल की, कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को देखना जरा, सॉलिड एंगल को बस समझ के देख ले। सॉलिड एंगल बेसिकली बेटा, क्योंकि नाम क्या है इसका? सॉलिड, यानी कि यहां पर प्लेन की बात नहीं हो रही। जैसे ये बोर्ड में प्लेन बना हुआ है ना, इसकी बात नहीं हो रही। तूने कभी सॉफ्टी खाई है? कोन वोन खाया बेटा? सॉफ्टी कौन जानता है ना? आइसक्रीम तेरे गांव में मिलती है? नहीं मिलती? कैसा फर्जी गांव है? हाँ, अच्छा सुन, तो बेटा वो जो कोन होता है ना, उस कोन की बात कर रहा हूं। कोन किस तरह से बना हुआ होता है? ऐसा, यही तो होता है कोन का शेप। तो ये जो कोन है, इसमें एंगल कैसा है? ऐसा तीन चारों तरफ फैला हुआ है ना, ऐसे 3D में। तो बेटा वो जो 3D वाला एंगल है वो क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। ठीक है, वो 3D वाला जो एंगल है वो एंगल क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग क्या? 3D एंगल, एज इन आइसक्रीम कोन। इसके बारे में हम लोग बेटा 12th क्लास में जान पाते हैं ढंग से। ठीक है ना? इस एंगल के बारे में हम लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तब अपन इसकी वैल्यू भी निकालते हैं कि ये कहां से आया और क्यों आया। अभी हमारे काम की चीज क्या है कि अपने को पता होना चाहिए कि सॉफ्टी वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है? सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल होता है वो? सॉलिड एंगल। और उसकी यूनिट होती है कुछ स्पेशल। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है बेटा इसकी यूनिट? स्टेरेडियन। और यहां इसकी यूनिट क्या थी? रेडियन। क्या आप लोग इतनी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं? कीजिए। आई होप आप लोग इस चीज को नोट कर चुके हैं। थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाओ नोट करने की, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं किसकी बच्चों? डिराइव्ड पीक्यू की। किसकी बात करते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। तो डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को किसी और चीज से निकाला जाता है। मैथ्स में अपन फॉर्मूले डिराइव करते हैं ना, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये। तो क्या हम लोग कुछ थ्योरम व्योरम काम में लेते रहते हैं और उसके बाद में अपन उसको डिफाइन कर देते हैं एंड में? अरे याद कर, ऐसे ही तो करते थे। तो बेटा उसे हम लोग नाम भी क्या देते थे? डेरिवेशन। कुछ याद आ रहा है? क्या नाम देते थे उसे? डेरिवेशन। बेटा इसी तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी बनाई गई जो कि कॉम्बिनेशन थी किसकी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। किसकी कॉम्बिनेशन? किसकी थी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। और उनको नाम क्या दिया गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से डेफिनेशन लिख लें। द क्वांटिटीज which are formed by the combination of 1
और मोर देन वन और मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज, FPQs लिखना, मोर देन वन FPQ यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज DPQs, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होती हैं बेटा, कॉम्बिनेशन होती हैं, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपकी दुनिया में इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हैं। जल्दी से देख, अगर मैं बात करूं बेटा स्पीड की, किसकी बात करूं, स्पीड, तो क्या बच्चों स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यार नहीं जानता क्या भैया, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे बोल यार, अरे होती है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो जल्दी से बोल, क्या डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं, क्या ऊपर लिखूंगा मीटर। अच्छा, टाइम को किस में नापते हैं, क्या हमारे पास में यूनिट आ गई, मीटर पर सेकेंड। क्या बच्चों ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ये रही टाइम, डिस्टेंस जिसे हम लेंथ में नापते हैं। क्या दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है, नहीं दिखा तेरे को, दिख गया। चलो स्पीड की बात हो गई। अब बात करें बेटा, अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन नामक चिड़िया का नाम सुना है तो सुना है क्या, क्या बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जानते हो कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी डेल्टा वी लिख दूं क्या बेटा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख दूं। डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो एक चीज सोच जरा, अगर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बेटा वेलोसिटी क्या है, क्या वेलोसिटी खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट बोलो बेटा, क्या बचा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल बचा के नहीं, तुझे कुछ समझ थोड़ी आया होगा, आ गया क्या, आ गया समझ में बेटा। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तू तो ऐसे याद रख, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम है तो नीचे क्या लिखूंगा, टाइम। क्या बच्चों यहाँ का सेकंड यहाँ पर आएगा, क्या आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। तुझे समझ आ गया क्या, पक्की बात, नो बकवास, अरे पक्की बात है ना। चलो भाई, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा क्या, हैं, चलो मोमेंटम, मोमेंटम सुना है क्या, शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। क्यों, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट बोल भाई, क्या बच्चों, केजी। अच्छा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेलोसिटी की यूनिट बोल, मीटर पर सेकंड। क्या ये हमारे पास में मोमेंटम की यूनिट आ गई, क्या आ गई, केजी मीटर पर सेकंड। क्या बड़ी आसान सी चीज है, इसमें मुश्किल आई तेरे को। चलो और बात करें, और अगर बात की तो मान ले अब तेरे को बोला फोर्स, क्या बोला गया बेटा, फोर्स। क्या फोर्स होती है M इंटू ए, जानते हो, F इक्वल्स टू एम ए होता है, जानते होंगे ना। ये कौन सा लॉ होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। ऑल्दो हम लोग ये जानेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ ये नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना बेटा NLM, तब आप लोगों को पता लगेगा दिस इज नॉट द न्यूटन सेकंड लॉ। जो आज तक पढ़ते हैं वो सारा क्या है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ठीक है, तो बचपन की चीजों को थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना है कि फोर्स कुछ होती है, पर हमें ये नहीं रखना कि F इक्वल्स टू एम ए क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ, क्योंकि वो तो कुछ और है। ये तो सेकंड लॉ से निकाला गया एक रिजल्ट है। ठीक है, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो चीजें हम सीख जाएंगे जैसे ही उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आओ भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट कौन बताएगा, केजी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरे पास में इसकी फोर्स की भी यूनिट आ गई, समझ आ गया क्या, पक्की बात। फोर्स के बाद में चलो ऐसा करते हैं, तुमने शायद काइनेटिक एनर्जी सुनी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो सुनिए क्या, अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर में बेटा हाफ की कोई यूनिट होती है क्या, क्या ये तो एक नंबर है, इट इज अ कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट तो नहीं होगी, है ना। तो क्या सिर्फ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, मास की यूनिट बोल केजी, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं आई, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यार तुझे समझ नहीं आ रहा है पक्का। चलो आगे देखते हैं। और कोई बेटा, क्या तुमने पोटेंशियल एनर्जी भी सुनी है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी तूने शायद, MDH मसाले सच सच, MGH। क्यों, अरे नहीं सुना, ये वही तो है MGH,
सुना होगा। MDH मसाले नहीं सुना? एक वो बूढ़े से बाबा आते हैं उसके ऐड में, असली मसाले सच सच, नहीं सुना तुमने? ये वही वाला है MGH। वहां D की जगह क्या कर दिया? G। बोल भाई, G का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है। पर क्या ये एक्सेलरेशन होता है? ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। भाई मास की यूनिट बोलो, एक्सेलरेशन की बोलो। मीटर पर सेकेंड, हाइट मीटर। क्या बच्चों ऐसा कुछ? देखना जरा क्या आ गया यहां से, केजी मीटर स्क्वायर पर। क्या आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रेशर के बारे में जानते हो क्या? बोल भाई, प्रेशर क्या? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर आप लोग जैसा मुझे बता रहे हैं उसके हिसाब से क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। यही तो जानते हो ना। अब देख जरा, क्या फोर्स खुद ही एक डिराइव्ड क्वांटिटी थी? दिख रहा है ना तेरे को? फोर्स की यूनिट क्या थी बेटा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अच्छा, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर नहीं बेटा, वो मीटर स्क्वायर कहना गलत होगा, है ना। मीटर स्क्वायर जब भी मैं कहता हूं उसका ये मतलब होता है कि मैं 1 मीटर के 1 स्क्वायर की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? किसी भी चीज को सही बोलने का भी तरीका है और गलत बोलने का भी तरीका है ना। जब भी हम बेटा मीटर स्क्वायर बोलते हैं तो उसका इंप्लीकेशन क्या जाता है कि हम 1 मीटर साइड के 1 स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और वहीं जब मैं स्क्वायर मीटर बोलता हूं तो उसका इंप्लीकेशन क्या जाता है कि जो भी चीज मुझे दी हुई है उसका एरिया कितना है? उसका एरिया कितना है? 1 स्क्वायर मीटर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए किसी भी क्वांटिटी को बोलने का, समझने का तरीका जो है वो फिक्स है। जब भी हम एरिया बोलेंगे, आप किस में बोलेंगे? स्क्वायर मीटर। किस में बोलेंगे? वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। मीटर क्यूब का क्या मतलब है? 1 मीटर का क्यूब। बात समझ में आई? इसीलिए हर चीज को बोलने का जो सही तरीका है हम हमेशा उसी को अपनाएंगे। क्या बेटा इतनी सी बात समझ आ रही है? पक्का बोल। अगर मैं बोलूं तुम्हारे को कि इस कमरे की जो कैपेसिटी है वो है 200 मीटर क्यूब, तो क्या है? सही है गलत है? गलत। क्या बोलूंगा? 200 क्यूबिक मीटर। समझ में आ गई बात? 100%। चलिए, तो प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट आएगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया क्या होता है? स्क्वायर मीटर। लिखूंगा तो मीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है? स्क्वायर मीटर। यूनिट तो ऐसे ही लिखता है ना बेटा। तो यहां पे देख जरा, क्या m से एक m निमट गया? नहीं कटा क्या? अरे इन दोनों को प्यार हुआ, ये चले गए साथ। तो अपन के पास में क्या बच गया? केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं दिखा क्या तुमको? बेटा यहाँ का मीटर यहाँ के मीटर से कट गया ना, तो इसको क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे? केजी m-1 s-2। बोलो सही है? तुम्हें शायद समझ में ही नहीं आया बेटा। जो नीचे लिखा होता है उसे ऊपर उछाल के लिखना होता है तो पावर -1 कर देते हैं। अगर नीचे s स्क्वायर लिखा है तो ऊपर -1 करूंगा तो -2 हो जाएगी। समझ में नहीं आया? इसी तरह से क्या लिख दिया हमने? प्रेशर। ऐसे ही में और भी कई क्वांटिटीज हैं इस दुनिया में जिनको लिख सकता हूं, पर ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं बच्चों? डिराइव्ड। कैसी हैं? डिराइव्ड। बिकॉज दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ आई ना? अब देख, जैसे अपन ने बात की बेटा एरिया की, तो क्या एरिया जो है वो एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी को 2 बार लिया गया? कौन सी क्वांटिटी थी वो? लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ करके क्या आ गया? एरिया। अब सोच वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या हुआ? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। 3 बार लेंथ काम में आई, तो क्या वो मीटर क्यूब बन गया या क्यूबिक मीटर बन गया? क्यूबिक मीटर बन गया। तो बेटा वही चीज इसीलिए मैंने लिखवाया क्वांटिटीज विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर देन 1। तो वो एक क्वांटिटी का ही 2 बार कॉम्बिनेशन लेने पे हमें एक नई क्वांटिटी मिल जाती है। आपके सामने है वो क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम। क्या आप लोग इन बातों को समझ पाए? थोड़ा बहुत जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। क्या हुआ कि जब भी मैं किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हूं तो व्हाट आई राइट इज उस वाली क्वांटिटी को मेजर कैसे करना है। उस क्वांटिटी को क्या चीज कैसे करना है बेटा? मेजर कैसे करना है। तो किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है
किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है, क्या उस मेजरमेंट के अंदर हम लोगों को दो चीजों की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है? उस मेजरमेंट में कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट? दो चीजों की। ध्यान से देखना वो दो चीजें कौन सी हैं, देख इधर, एन और यू। न्यू किस किस की रिक्वायरमेंट है? एक तो एन की और दूसरी चीज क्या है बेटा? यू। ये जो एन लिखा हुआ है, ये एन क्या है? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड बच्चों ये जो यू लिखा हुआ है ये क्या है? यूनिट। भाई मान लो तुम लोगों को तुम्हारे मम्मी पापा ने बाजार में भेजा, क्या बोल के कि जा बेटा धनिया ले आ। तुम गए धनिया लेने और उसको बोला भैया धनिया लेना, धनिया दो भाई जल्दी से लाओ। उसने बोला कितना दे दूं? तूने बोला 5 लीटर धनिया दे दो। अरे वो बेवकूफी हुई ना यार, 5 लीटर धनिया मांगते हैं क्या? नहीं ना। अब मेरे को ये तो पता है कि मेरे को 5 धनिया लाना था, पर यूनिट नहीं पता थी। मैंने बोला 5 धनिया देना, क्या बेटा सारी गड़बड़ हो गई? वो क्या करेगा? 5 उसमें से डंठल छांटेगा, तेरे को पकड़ा देगा, ले 5 रख जा। तू घर पे आएगा तो चटाक पड़ेंगे ना। सोच के देख कि ये क्या है भैया, इतना भी दिमाग नहीं है कि 5 ग्राम लाना था कि 50 ग्राम लाना था। सोच यार इस बात को, छोटी सी बात है। मतलब जब भी मैं किसी चीज को डिफाइन करता हूं तो क्या उसके साथ में एक यूनिट भी लगाता हूं? मैं चीनी लेने जाऊंगा तो 5 चीनी देना, ऐसे बोलूंगा क्या? 5 चीनी बोलूंगा क्या? क्या 5 किलो बोलूंगा? अरे बोलूंगा ना यार, बहुत नॉर्मल सी बात। तो क्या एक यूनिट होना जरूरी है? और अगर मैं सिर्फ इतना जाके बोल दूं किलो देना, तो भी क्या दुकानदार का भी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। मुझे चीनी चाहिए, कितनी चाहिए? किलो, लीटर, सेंटीमीटर, और आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई ही ना करूं, क्या बेटा हो गई गड़बड़? और गड़बड़ होते ही क्या हुआ हमारे साथ में? प्रॉब्लम। तो इसीलिए जब भी किसी चीज को हमें क्या करना है बेटा? मेजर करना है, तो हमें दो चीजों की नीड होती है। एक क्या होती है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी क्या होती है? यूनिट। 5 किलो चीनी, नॉर्मल सी बात। 5 kgs ऑफ शुगर, समझ में आ रही है बात? 5 kgs ऑफ सॉल्ट, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, समझ में आता है ना यार तेरे को? 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, अभी समझ रहा है ना? ये तो तूने बचपन में भी पढ़ा होगा, और बचपन में नहीं भी पढ़ा तो सीख तो गया होगा बचपन से लेके आज तक। बिना पढ़े भी ये चीज तो पता ही है अपने को, क्यों भाई साहब, पता है कि नहीं? हाँ, तो यही वाली बात हमारे साथ, ठीक है। और बेटा इनका ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? 5 kg, वेयर 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है यहाँ पे? यूनिट। क्या आप लोग छोटी सी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का बोलो, ये क्या कहलाता है? ये टोटल मिला के मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाया ये? मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या आप लोग समझ पाए? नहीं समझ में आया बेटा? ठीक है, चल आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने एक चीज और देखी, तो हमने ये पता लगाया कि ये जो NU होता है, ये जो NU होता है, ये क्या होता है बच्चों? ये कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब क्या? हम लोग यहां से ऐसा भी कह सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, है ना? बल्कि ऐसा करते हैं, उल्टा चलता है, नहीं तो फिर तू सोचेगा कि पता नहीं ये क्या हो गया। सोच के देख, क्वांटिटी को इस तरह से सोच कि बेटा अगर मैं लिख रहा हूं 500 किलो, क्या लिख रहा हूं मैं? 500 किलो। तो सोचना जरा इस वाली बात को ऐसे, 500 तो मैंने केजी में लिखा, अब मैं 500 केजी को ग्राम में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? इंटू 1000 करना पड़ेगा। कितना हो गया बेटा? 500 इंटू 1000 ग्राम। बोल बेटा सही लिखा है क्या? समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए, देखना। 500 तो किलो लिखा, पर ग्राम में लिखना तो कितना लिखना पड़ा बेटा? 5 लाख। कितना हो गया ये? 5 लाख ग्राम। अब है ना, ध्यान से इस बात को सोचो कि सर यहां जो यूनिट थी ये बड़ी थी। यूनिट क्या थी? बड़ी। पर देख जरा, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू थी क्या वो छोटी थी? समझ में नहीं आया क्या बेटा? यूनिट बड़ी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी थी। अब देख, मैंने जैसे ही कन्वर्ट किया, क्या बेटा यूनिट छोटी हो गई? अरे यार, यूनिट छोटी हुई क्या? नहीं, यूनिट छोटी हो गई, पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई? तेरे को नजर नहीं आया? अरे आया क्या?
क्या यूनिट केजी से जी हो गई, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई, 500 से 5 लाख हो गई। क्या इसका ये मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाने पर यूनिट जो है वो घट जाती है? अरे समझ रहे हैं ना? मतलब क्या बेटा, एन के अंदर और यूनिट के अंदर एक इनवर्स रिलेशन मौजूद है, एक बढ़ाऊंगा तो दूसरा घटेगा। तेरे को समझ नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा? पक्का बोल, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। सबको आया? मैंने कहा कि जब जब मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा, कौन सी क्वांटिटी को, न्यूमेरिकल वैल्यू को, तब तब क्या यूनिट हमारी डिक्रीज होगी। मैंने क्या कहा, 500 किलो और 5 लाख ग्राम। क्या बेटा, किलो इज अ ग्रेटर यूनिट, ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट, पर 500 बढ़ा के 5 लाख। तो हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे ही बढ़ाई वैसे ही क्या हुआ, यूनिट जो थी वो कम हो गई। क्या आप लोग समझ पाए? हालांकि दोनों क्या है बेटा, एक ही चीज लिखा हुआ क्या है, बोथ आर सेम थिंग्स। तो यहां से मुझे क्या पता लगा, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। और यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, कि एन यू इज अ कांस्टेंट। एन यू क्या है, एक कांस्टेंट। और यहां से हमने लॉ बनाया, किस चीज का लॉ बनाया बच्चों, यूनिट कन्वर्जन का लॉ, जो हमें क्या कहता है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है। ठीक है, यहां से क्या लॉ बना, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, जिसमें बच्चों अगर हम लोग डिफाइन करें तो N1 N2 की बात कर लेते हैं। N1 N2 क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू इन कौन सा सिस्टम, पहला सिस्टम। क्या बोल दूं बेटा इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। बोलो भाई, N2 क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। बहुत बढ़िया। इसी तरह से अब अगर मैं बेटा U1 की बात करूं तो यूनिट्स इन फर्स्ट सिस्टम। क्या बोलूंगा, यूनिट्स इन फर्स्ट सिस्टम। और अब U2 के लिए क्या बोलूंगा बच्चों, वेरी गुड, यूनिट्स इन सेकेंड सिस्टम। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? अभी इस पे सवाल करेंगे तो तेरे को पूरा समझ में आ जाएगा। वो जो अपन कन्वर्ट करते थे ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, वही सब कहानी है। उसको और आसान बना दिया गया है, देखना अभी। ठीक है, चलो करो, नोट करो ऐसे। चलें क्या आगे, पक्का? चलो आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या कहा अभी अभी, यूनिट कन्वर्जन की बात की। किसकी बात की बच्चों, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में हमें हमेशा क्या करना है, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। तो बच्चों अगर मान लो आप लोगों को एक छोटा सा सवाल दिया जाए, क्या दिया जाए, सवाल दिया जाए, और उस सवाल में आपको बोला जाए, एक मिनट, चलो हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, एक सवाल दिया गया, और उस वाले सवाल में हम लोगों को बोला गया कि कन्वर्ट 1 न्यूटन, किसको कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन इंटू डाइन्स। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। सभी लोग जानते हैं न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एंड डाइन भी किसकी यूनिट है, फोर्स की ही। पर बच्चों न्यूटन कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है, और डाइन है आपके पास सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो कितने लोग इस चीज को अप्लाई करके N1U1 इज इक्वल टू N2U2 करके ये कन्वर्जन कर सकते हैं, मुझे ये बताएंगे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बताओ, सॉल्व करके बताओ। ये तो तुम्हें याद है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स होता है ना। 1 न्यूटन कब पैदा हुआ था, जब 10 की पावर 5 डायन मरी थी। पता नहीं है तुम लोगों को, हैं? चलो खैर, हाँ तुम तो निकालो, कन्वर्ट करो बच्चों बाय दिस मेथड। N1 कितना दिया हुआ है अपने को, 1 दिया हुआ है ना। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। N1 की वैल्यू क्या है बेटा, 1 न्यूटन। अच्छा, न्यूटन का मतलब क्या हुआ, फोर्स की यूनिट। और फोर्स की यूनिट्स क्या होती हैं, याद कर, अभी अभी तो निकाली थी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे कर दूं क्या, पर सेकेंड स्क्वायर था, ऊपर ही लिख दिया बेटा एस को, और इसकी पावर क्या कर दी, -2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बोलो। 100%। क्या ये वाली बात सब लोग जानते हैं कि 1/x का मतलब होता है x की पावर -1।
क्या 1/x² का मतलब होता है x⁻²? सबको पता है ना 100%। अच्छा ये बता 1/√x कितना होता है? क्या x⁻½ रूट का मतलब क्या हाफ की पावर होती है? सब भूल गए बेटा, कुछ कुछ याद है ना बचपन का, है ना? 100%। इन चीजों को याद रखना, इन्हीं को काम में लेते हुए चलना है अब सब जगह। डायमेंशंस में भी बस अब यही चीजें काम आने वाली हैं। आ जाओ बताओ, यहां पर क्या मुझे कहानी पता है CGS की? n की वैल्यू पता है क्या? n2 की? n2 तो निकालनी है ना बेटा, n2 तो अपने को पता ही नहीं है, तो n2 की जगह पर क्या आ गया? n2। अच्छा पर मुझे यूनिट तो पता है CGS में क्या होगी? CGS में क्या हो जाएगा बेटा? क्या kg का ग्राम? kg का क्या हो जाएगा? ग्राम। बहुत अच्छे। बोल भाई मीटर का सेंटीमीटर, सबको याद है ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड CGS, कुछ कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो यहां पर क्या आ गया बेटा? सेंटीमीटर। और यहां पर क्या आएगा भाई? वही सेकंड की पावर -2। कोई भी दिक्कत किसी को भी? 100% बोलिए बेटा। ये लिखने में कोई दिक्कत आ रही है? पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, पूछो। पक्का? सब बोलेंगे तब मानूंगा। दिक्कत है क्या? पक्की बात? 100%। बहुत बढ़िया। 1 kg/s² इज इक्वल टू n2 टाइम्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। n2 निकालना है, ये सारी क्वांटिटी नीचे ले जाऊं क्या? क्या आ जाएगा यहां से? बोलो भाई। n2 इज इक्वल टू व्हाट? kg/ग्राम। बोलो सही लिखा है क्या? मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा? मीटर/सेंटीमीटर। सही लिखा है क्या? और इधर क्या आ जाएगा बेटा? S/S। किसी को कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बेटा ये दोनों खत्म हो गए? सबको दिख गया? सेकंड से सेकंड कट गए? नहीं देखा बेटा। अच्छा अब बोल, 1 किलो में कितने ग्राम? 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो यहां से क्या बोला? n2 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। बोलो सही लिखा है क्या? अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10⁻²। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। क्या बेटा ये चीज जानते हो? तो यहां पर क्या लिखूंगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। बोलो सही लिखा है क्या बच्चों? और इधर तो ये निमट ही गए थे। ध्यान से देख, क्या 1 तो 1 ही होता है? ये ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। अपने हाथ में क्या बचा? 1000 इंटू 100। क्या बेटा? दिस वैल्यू इज 10⁵ आया कि नहीं? तो क्या मैंने एक किसको? न्यूटन को डाइन में चेंज कर दिया। n2 की वैल्यू क्या आ गई? 10⁵। यानी हम लोगों ने क्या कहा? दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई बेटा? आसान था? मुश्किल था? आसान था? ज्यादा आसान था? हैं? अच्छा चलो भाई, अच्छी बात है, आपको आसान लगा तो नोट डाउन करें इसे। देखो, जो हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन वगैरह देखा है ना बेटा, अभी ये जो यूनिट कन्वर्जन अपन लोगों ने किया है ना, ये अपन ने यूनिट के ऊपर बेस करके किया है सारा, है ना। अभी हम लोग थोड़ी देर में एक चीज और देखेंगे कि अपन डायमेंशनल एनालिसिस से इस यूनिट कन्वर्जन को और भी आसान कर पाएंगे। ये यूनिट कन्वर्जन जो था, ये स्टैंडर्ड तरीका था उसका। ये कौन सा तरीका था? स्टैंडर्ड तरीका। पर हम लोग ऐसा देखेंगे कि जब हम लोग डायमेंशन पढ़ लेंगे तो यूनिट कन्वर्जन हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और भी आसान। तो उस चीज को भी अभी अपन लोग देखेंगे। पर सबसे पहला अब हमारा जो मेजर गोल है वो क्या है? किसके बारे में जानना? डायमेंशंस के बारे में जानना। किसको जानना? डायमेंशंस के बारे में। तो अगर डायमेंशनल एनालिसिस में हम पहली बात करें बच्चों किसकी? डायमेंशंस की। तो जल्दी से डायमेंशंस की एक डेफिनेशन लिखें, जो मैं लिखा रहा हूं, लिखिए। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों को एक डेफिनेशन लिखनी है। किसकी लिखनी है? डायमेंशंस की। और लिखें उस डेफिनेशन को। लिखाऊं? लिखिए। डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस आर द पावर्स। क्या बोलते हो तुम? पावर बोलते हो, पोवर बोलते हो, पार बोलते हो, क्या बोलते हो? पार बोलते हो।
Dimensions are the power to which a physical quantity must be raised RAISED. Dimensions are the powers to which a physical quantity must be raised in order to define that physical quantity. In order to define that physical quantity. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखो, the physical quantities taken are fundamental in nature. The physical quantities taken are fundamental in nature. The physical quantities taken are fundamental in nature for the dimensional analysis. Please repeat sir. हाँ भाई बोलो. क्या बोला था मैंने, कौन सी वाली लाइन बोल रहा है शुरू से? सेकेंड लाइन. The physical quantities taken are fundamental in nature for the dimensional analysis. The physical quantities taken are fundamental in nature for the dimensional analysis. तो देख, डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हमने सबसे पहले इसको डिफाइन किया, डायमेंशंस को, कि ये डायमेंशंस आखिर क्या है. अब ये डायमेंशंस क्या है बेटा? अभी इसकी डेफिनेशन लिखी कि डायमेंशंस आर व्हाट? दीज आर द पावर्स टू विच अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रेज्ड. क्या करना पड़ेगा? किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को हमें कोई पावर देनी पड़ेगी किसी और फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए. हमने क्या किया? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में उसको डिफाइन कर दिया. क्योंकि भाई इस दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, क्या वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर बनी है? यही तो हमने बताया था कि इस दुनिया की जितनी क्वांटिटीज हैं, दे ऑल आर फाउंड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. तो अगर मैंने कहा कि मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को पावर्स के अंदर लेकर जाके किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो हम लोगों ने उसको क्या नाम दे दिया बच्चों? डायमेंशंस. क्या नाम दे दिया उसको? डायमेंशन. और डायमेंशन क्या है बेटा? दे आर बेसिकली नंबर्स. डायमेंशन क्या होता है? नंबर. जैसे मान ले मास की पावर 2, तो डायमेंशन क्या हुआ? 2. डायमेंशन क्या हुआ? 2. लेंथ की पावर 3, डायमेंशन क्या हुआ? 3. लेंथ की पावर 3. अब मैंने कब बोला कि मास की पावर 2, एल की पावर 3, तो किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं जिसमें मास कितनी बार आ रहा है, लेंथ कितनी बार. क्या तुझे बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? मतलब इस बार जो क्वांटिटी ली गई है, दैट क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मास 2 टाइम्स एंड ऑन लेंथ 3 टाइम्स. क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? पक्का बोलो. तो हम लोग जब क्या करेंगे, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का काम में लेंगे. किसे काम में लेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी का काम लेंगे किसी और क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए. और उस क्वांटिटी को क्या कर रहे होंगे? FPQ को कुछ पावर लगा के लिख रहे होंगे. समझ रहे हो ना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कुछ पावर लगा के लिख देंगे किसी और क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए. उसे क्या नाम दिया गया बेटा? डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें बच्चों अपनी 7 मेजर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस की, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है देखो जरा. पहला कौन सा था बेटा? मास. मास इज रिप्रेजेंटेड एज दिस m. किससे रिप्रेजेंटेशन है? m. बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखी जाती है. किसमें लिखी जाती है? स्क्वायर ब्रैकेट में. b क्या बच्चों? लेंथ. लेंथ का रिप्रेजेंटेशन होगा l. किससे होगा? l. c बोलो टाइम. टाइम का रिप्रेजेंटेशन t. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? साथ साथ में नोट करते जाओ. d बोलो क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट. अरे बोल. इलेक्ट्रिक करंट का रिप्रेजेंटेशन होगा a. कोई दिक्कत इसमें? हाँ भाई आगे बोलो. E. टेम्परेचर की बात करूं,
बेटा टेम्परेचर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो फिर के या फिर कई लोग बेटा थीटा से भी कर देते हैं। किससे कर देते हैं? थीटा से। समझ में आती है बात? कुछ लोग बोलते हैं के और कुछ लोग क्या बोल देते हैं? थीटा। आप लोगों को हो सकता है किसी किसी किताब में टेम्परेचर की डेफिनेशन डायमेंशन में थीटा से दी गई। समझ गए मेरी बात? इसके बाद में क्या आता है भैया, जल्दी बोलो। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट याद करो, कैंडेला, और इसका रिप्रेजेंटेशन CD। किससे होगा? CD। और कोई बची क्या भैया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या हो गई यहाँ पे? MOL। MOL, ठीक है। सो दिस इज द मेथड हाउ वी राइट द डायमेंशंस। बात समझ में आती है? पक्का बोलो। चलो अब ऐसा करते हैं, कुछ जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उनकी डायमेंशंस लिखने की कोशिश करते हैं। ये कर लिया क्या? नोट कर रहे हो? करो, जल्दी जल्दी करो। सबको याद हो गई अब सातों फंडामेंटल क्वांटिटी? कोई भूलेगा तो नहीं? रात को 2 बजे भी उठा के पूछ लूं, भूलोगे तो नहीं? पक्का? हाँ, चलो भाई आगे चलें। आगे चलें बेटा, पक्का बोलो। ठीक है, देखो भाई इस बार बात किसकी आई? कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे कि स्पीड, याद है तेरे को? स्पीड है ना। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा सुन, डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता। हम लोग ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंबाइन करके एक में लिख देते हैं, जिसपे भी डिपेंडेंसी होती है। मान ले मास पे कोई डिपेंडेंसी है, मास की पावर कुछ A आ रही हो, है ना। लेंथ पे कोई और डिपेंडेंसी है, लेंथ की पावर कुछ क्या आ रही हो? B आ रही हो। मान ले टाइम पे डिपेंडेंसी है, उसकी पावर कुछ C आ रही हो। ये पावर 0 भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पावर हमेशा कोई नंबर हो। 1 2 3 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी। बात समझ आ रही है ना? अब मान ले कोई चीज है मास पे डिपेंड ही नहीं करती, अब नहीं करती तो जबरदस्ती उस पे मास थोड़ी ना घुसा दूंगा। भाई टाइम क्या है? मास से डिपेंडेंट है ना। तो अगर सिर्फ टाइम लिखना है तो T तो लिखूंगा, बाकी क्या लिखूंगा? ऐसे लिख दूं M0 L0 T। समझ में आई तेरे को बात? क्या लिखूंगा? M की पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज, सबको याद है, एनी नंबर रेज टू पावर 1 इज, अबे नंबर इटसेल्फ, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 0, है ना। बहुत बढ़िया। अबे 1 होता है, और एनी नंबर रेज टू पावर इटसेल्फ इज, वो तो कुछ भी आ सकता है। मैंने बोला एनी नंबर रेज टू पावर इटसेल्फ, वो तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। 25 की पावर 25 निकालते रहो बैठ के। अरे समझ रहे? 25 की पावर 25 बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर नहीं बोल रहा। अरे समझ रहे हैं ना? हाँ, तो चलो ये चीज समझ में आई। और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। जब इस बड़े से ब्रैकेट में हम इसे बंद करके लिखते हैं तो क्या नाम देते हैं इसे? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या आपको इतनी बातें समझ में आती हैं? चलिए, तो अब हम कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। हाँ सर, क्या? चलिए आ जाओ, जरा बात करें हम लोग कुछ क्वांटिटीज की। ऐसा करते हैं, चलो लेते हैं अपन लोग स्पीड की बात करते हैं। जो हम लोगों ने अभी ली थी ना, उसी की बात करेंगे। क्या बच्चों स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड? होती है कि नहीं? अच्छा बोल, मीटर यानी कि लेंथ। लेंथ के डायमेंशन कैसे लिखते हैं? क्या बच्चों? L लिखते हैं। और सेकंड के क्या लिखूंगा? क्या बेटा? T लिखूंगा। T लिखूंगा ना। क्या इस T को ऊपर उछाला जा सकता है? तो यहाँ डायमेंशन क्या है? LT-1। बोलो सही है क्या? यार तुम्हें समझ में नहीं आया? सबको आया क्या? 100%। अगर यहाँ पे M की पावर 0 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या लिखने की जरूरत है? पक्का बोलो। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर मोल की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, CD की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, पर क्या वो सब लिखने की नीड है? तेरे को समझ में नहीं आया? नहीं आया बेटा? T को ऊपर उछाला तो T की पावर कितनी हो गई? L की पावर क्या रही? सेम टू सेम। L की पावर क्या रही? सेम टू सेम। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, चलो एक्सेलरेशन की तुम लोग बोलो। कौन बोलेगा? क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब L ऊपर और नीचे क्या बेटा? T स्क्वायर।
क्या टी स्क्वायर उछल के गया ऊपर, एल टी माइनस 2। बोलो सही है, समझ में आया? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था बेटा कुछ? चलिए, हाँ, समझ में आ गया। चलो लिखते जाना साथ साथ। तीसरा बताओ, तीसरा किसकी लिखे? चल मोमेंटम की लिखते हैं। किसकी लिखे? मोमेंटम। मोमेंटम की लिखी तो बोल भाई। मोमेंटम हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट क्या लिखी थी? केजी मीटर पर सेकंड, यही तो लिखी थी। बोल भाई, केजी की डायमेंशन एम। बोल सही है क्या? अच्छा, एम की जगह एल, पर सेकंड की जगह टी। क्या बच्चों हमारे पास आया? एम एल टी माइनस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में तो आ रहा है शायद तुम लोगों को, ऐसा लगने लगा है अब मुझे। क्यों आ रहा है क्या? अरे तो मोमेंटम के बाद में फोर्स की जरा खुद से लिख के दिखाओ। हाँ बेटा, M1 L1। बहुत बढ़िया। यहां से भैया फोर्स क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया? केजी। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहाँ पे हम लोग लिख रहे होंगे बेटा? मास किसके लिए हो गया? केजी के लिए। मीटर के लिए क्या लिखूंगा बेटा? एल अपॉन टाइम स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। बोलो यार, सही है क्या? क्या बेटा? टी ऊपर उछाल दिया जाए। बहुत बढ़िया। क्या आ गया? एम एल टी माइनस 2। यह हमारे पास किसकी डायमेंशन आई? फोर्स। कौन मेरे को एनर्जी की लिख के दिखाएगा? काइनेटिक वाली। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन याद है तेरे को? यूनिट याद है? यूनिट बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट बोल क्या थी? ये तो फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। याद कर, अपन ने लिखा था केजी मीटर स्क्वायर पर। सबको याद है? केजी की जगह पे क्या आ गया? एम। मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या बच्चों? एल स्क्वायर। और सेकेंड स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर। क्या हमारे पास आया? एम एल टू टी माइनस 2। तुझे समझ ही नहीं आया? आ गया बेटा? टी स्क्वायर ऊपर उछला ना, तो क्या आ गया? एम एल टू टी माइनस 2। ध्यान से देखना एक और चीज, पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई, क्या बेटा सेम है? यूनिट तो सेम है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सही बोल रहा हूं? तो बेटा क्या यहां पर भी यूनिट यही रहेगी? और क्योंकि यूनिट यही है तो क्या बच्चों डायमेंशन भी सेम रहेगी? क्या आ जाएगा यहां भी? एम एल टू टी माइनस 2। किसी को कोई दिक्कत इसमें? 100% कोई दिक्कत नहीं। आगे चले क्या? प्रेशर की बताओ जल्दी। क्या बेटा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ऐसा कुछ बोल रहे हैं लोग मुझे। चलो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपॉन एरिया भी करना है क्या? इंटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर कर दूं ऐसे? बोल भाई, सही लिखा है? अभी जाती बेचारी को। हाँ, सही लिखा है क्या? बोल पक्का? अच्छा देख, एम से एम निमट गए। क्या हमारे पास में आया? एम इंटू क्या बच्चों? एस स्क्वायर। और यहां पर क्या है? 1 अपॉन एम। तो एम को ऊपर लिखूंगा ना। चल मैं पहले नीचे ही लिखता हूं। यहां क्या आ गया? टी स्क्वायर। और नीचे क्या आ गया बेटा? एल। बोलो सही है? किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछते जाओ। बोल सही लिखा है क्या? तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे बोलो जल्दी से। आ तो रहे? क्या आ जाएगा बेटा? एम एल टी माइनस 2, ये -1। बोलो सही है क्या? 110% सही है। कोई भी डाउट इसमें? और कोई क्वांटिटी जिसका आप निकालना चाहते हैं? और कोई क्वांटिटी? वॉल्यूम और एरिया। चलो वॉल्यूम और एरिया की निकालते हैं, आ जाओ। अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें समझ में तो आने लगी है चीजें। सही बोल रहा हूं क्या? पता लगा मैं ही खुश होता रहूं पढ़ा पढ़ा के, तुम्हें कुछ समझ ही ना आए। कितनी क्वांटिटीज हुई? 1 2 3 4 5 6 7। चलो 8 क्वांटिटी। जैसा आप लोगों ने कहा, आपकी फरमाइश पे एरिया। एरिया क्या होता है? स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर? स्क्वायर मीटर। लिखेंगे कैसे? मीटर का स्क्वायर। क्या मीटर का मतलब है बेटा? लेंथ। तो क्या एल स्क्वायर इसकी डायमेंशन हो गई?
अरे बोल यार, सही बात है ना। वॉल्यूम बोलो भाई, वॉल्यूम क्या बच्चों, क्यूबिक मीटर, यानी कि क्या आ गया, एल क्यूब। बोल तेरे को समझ में आया, नहीं आया बेटा? आगे देख, टेंस और बोल, डेंसिटी। क्या बच्चों, डेंसिटी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास कितने वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो किससे डिफाइन होती है, डेंसिटी से। समझ में आ गई मेरी बात? तो डेंसिटी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई यही तो बोलिए ना अभी इसकी डेफिनेशन। मास की यूनिट बोल भाई, क्या केजी होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर। बोलो सही है। क्या यहां पर आ गया ml-3? नहीं समझ आया? मास का क्या आ गया बेटा m, मीटर क्यूब की जगह क्या लिखा, एल क्यूब। एल क्यूब ऊपर उछल के जाएगा ना, तो क्या माइनस का साइन आएगा? और कोई क्वांटिटी कोई तुम्हें याद आ रही हो, स्पेशल क्वांटिटी है? स्ट्रेस वगैरह उसे बाद में निकालेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन ऐसे बहुत सारी हैं, ठीक है। पता लगे अपने को याद ही नहीं है, अपन उन चीजों को निकालने बैठ जाए हैं। टेम्परेचर तो फंडामेंटल है ना बेटा, टेम्परेचर कैसी है, फंडामेंटल। फंडामेंटल की तो डायमेंशन क्या होंगी, टेम्परेचर की डायमेंशन बोल के, मास की m, लेंथ की, ठीक है। ग्रेविटी तो वही है ना, एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स की अपन लोग निकाल ही चुके हैं। अब देख, इनकी तो अपन लोग निकाल ही सकते हैं, जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डायमेंशंस। क्या सब लोगों ने नोट कर लिया है? देख, इसके अलावा क्या होता है, इस दुनिया में कुछ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने एक पढ़ा होगा जिसे हम लोग जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पढ़ा होगा ना इसके बारे में? अच्छा, तो फिर हो सकता है कि तुम लोगों के फॉर्मूला भी याद हो बेटा जिसमें ये काम आता है। याद है क्या तुम लोगों को? F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था? इसमें F क्या है बच्चों, फोर्स, m1m2 क्या है, मास, आर स्क्वायर क्या है, रेडियस या फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब अगर मैं बोलूं कैपिटल जी के डायमेंशन निकालो, तो क्या निकाल सकते हो? निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? सबकी वैल्यूज डाल दो। यहाँ पे किसके डायमेंशन लोगे, फोर्स के, यहाँ पे m के, यहाँ पे भी किसके, और यहाँ पे रेडियस किसमें नापते हैं, लेंथ। लिखो और जी के डायमेंशन निकाल के देखो खटाक से। कोशिश करो, खुद से करो, मजा आएगा। कर चलो भाई, अब तो मैं ही करूंगा। इधर देखो, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया ट्राई करते रहो। आ जाओ, देखो भाई, मेरे साथ में करो। जिन लोगों से नहीं हुआ, इधर देखो बेटा, एक बार सीखने का ही तो टाइम है, आ जा। देख, F की जगह पे क्या आ गया, फोर्स के डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, mLT। सबको याद है? सबको याद है? और अगर याद नहीं भी हो तो क्या मास इनटू एक्सेलरेशन करके निकाल सकता हूं? भाई ये जो अपन ने सब लिखे हैं, ये याद रखने जरूरी है क्या? कोई याद रखने की चीज है क्या? हम निकाल नहीं सकते? जब बोलोगे तब निकाल सकते हैं ना। इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या बेटा? 100% नहीं आएगी। चलिए, mLT-2 किसके डायमेंशन आ गए, फोर्स के। क्या दिस इज इक्वल टू जी, जिसके पता ही नहीं है, m1 इंटू m2। क्या बच्चों, m इंटू m, बोलो सही है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या, लेंथ नापी है। क्या बेटा, लेंथ का स्क्वायर। सही लिखा है क्या बच्चों? 100%। क्या आप मेरे साथ हैं या मेरे साथ नहीं है? मेरे साथ हो? अरे हाँ तो बोलो, मेरे साथ हो? पक्की बात? क्या एल स्क्वायर इधर उछलेगा, एम स्क्वायर नीचे जाएगा? चलो और सॉल्व करें। mLT-2 मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चों, L2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, एम स्क्वायर। यार तेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं मैं? आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है ना। चलो भाई, क्या m खत्म हो गए? और कुछ कट रहा है क्या? अच्छा, क्या l की पावर 3 हो रही है बेटा? जब ऐसे x स्क्वायर इंटू एक्स होता है तो क्या x क्यूब बन जाता है? याद आ रहा है तेरे को? मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है
डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, सबको याद होगा। तो यहां से क्या मिल गया अपने को, जी के डायमेंशन। आगे बढ़े, ये कैंसिल हुआ। क्या m को ऊपर उछाल दिया जाए, m को ऊपर उछाला तो कितनी पावर, -1। तो यहां से क्या मिला, g इज इक्वल टू क्या बच्चों, m की पावर -1। बोल भाई l कितने हो गए, 3, और t कितने रहे, ये आपके किसके डायमेंशंस आ गए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। आया कुछ समझ में, पक्का बोलो यार, 100%। नोट करो इसे। चलो देखो, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल लिए, और इसी तरह से मान ले और भी कोई कांस्टेंट हो इस दुनिया का, क्या हम उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं? अगर मुझे वैल्यू दी जाए कि भाई ये मास है, ये रेडियस है, ये फोर्स है, तो क्या ऐसे हम लोग दूसरे भी कांस्टेंट्स की डायमेंशन निकाल सकते हैं? उसमें हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा? आएगी क्या, पक्का नहीं आएगी? चलो तो देखो, हम लोगों को इस बार ऐसा बोला गया कि आप लोग ऐसा करें कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसके आखिर यूज क्या है, हमने इसे बनाया ही क्यों, ठीक है? तो इसे बनाने के पीछे बेटा क्या उद्देश्य है हमारा? उस उद्देश्य के अंदर एक उद्देश्य आता है कि हम एक पर्टिकुलर, मान ले कोई रिजल्ट दिया हमें, है ना, तो उस रिजल्ट को कि वो कितना ट्रू है उसको चेक करने के लिए, यानी डायमेंशनल करेक्टनेस हम लोग किससे चेक कर रहे होते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, मान ले कि मैं तेरे को बात करूं, चल एक प्रिंसिपल के बारे में बताता हूं। एक प्रिंसिपल होता है बेटा क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। कौन सा प्रिंसिपल बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है समानता का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, समानता का सिद्धांत। समानता से तुम लोग क्या मतलब निकालते हो, होमोजीनियस। जैसे पानी है, पानी में अपन अगर नमक को घोल देते हैं, क्या बेटा होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है? ऐसा तो नहीं होता ऊपर से अगर एक चम्मच पीऊंगा तो अलग टेस्ट आएगा, नीचे वाली चम्मच का अलग टेस्ट आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या उस मिक्सचर को होमोजीनियस कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वो हर जगह कैसा होता है, एक जैसा। कैसा होता है वो हर जगह एक जैसा। अब देख, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने कहा कि यार इसका एक यूज होता है, और वो यूज क्या होता है कि हम किसी भी इक्वेशन की होमोजीनिटी को चेक कर सकते हैं। होमोजीनिटी से क्या मतलब है, समानता, और समानता का क्या मतलब है कि लाइक चीजें लाइक चीजों में ही ऐड होती हैं और लाइक चीजों से ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। सोच के देख, मैं तेरे को 2 आम दूं और 2 एप्पल दूं, मैंने तुझे क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 मैंगोज प्लस 2 एप्पल। क्या दिया बेटा, 2 मैंगोज प्लस 2 एप्पल्स। क्या इनका जो सम आएगा वो 4 मैंगोज आएगा? क्या ये गलत है? अच्छा, फिर 4 एप्पल आता होगा। अरे यार गलत है ना यार, पक्का बोल। यही अगर मैं तुझे बोलता 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज, क्या आंसर 4 मैंगोज आता? मतलब क्या आम में आम ही जुड़ सकते हैं? अरे यार नॉर्मल सी बात है सर, ये कोई ऐसी बहुत भारी बात है क्या? अबे आम में आम ही तो जुड़ेगा, एप्पल कैसे जोड़ देगा? सोच के देख। तो क्या बेटा लाइक चीजों में लाइक चीजें ही जुड़ेंगी? और जरा ये देख, 2m माइनस 1m, क्या बेटा 1m आंसर आएगा? आएगा कि नहीं? और ये चीज तो तू मैथ्स में पढ़ता हुआ आ रहा है, x को x के साथ जोड़ते हैं और y को पढ़ता हुआ आ रहा है कि नहीं? बेटा वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। इससे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा एक जैसी चीजों के साथ ही ऐड होती हैं और उन्हीं से सब्ट्रैक्ट होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन को जोड़ दूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फोर्स में क्या जुड़ जाए, एक्सेलरेशन। वो क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल डायमेंशनल एनालिसिस से हमने कैसे इसको चेक किया, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो अपने पास में एक इक्वेशन है, और शायद तुम ये इक्वेशन जानते भी होगे, v इक्वल्स टू यू प्लस at। जानते हो कि नहीं? अब इस वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो बेटा देखो इसे कि v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। v क्या होती है बेटा, ये क्या होती है, वेलोसिटी। होती तो वेलोसिटी ही है। और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। होना क्या चाहिए, अगर बेटा यहां वेलोसिटी लिखा है, आंसर में क्या बेटा, आंसर इज 4 मैंगोज। आंसर क्या है अपना, 4 मैंगोज। अब वो 4 मैंगोज क्या इसको और इसको जुड़ने के बाद आ रहे हैं? क्या इसको और इसके जुड़ने के बाद में 4 मैंगो ही आ रहे हैं ना? अब सोच के देख, क्या ये अपने पास में मैंगो है, क्या ये भी पूरा मैंगो होना चाहिए? नहीं समझ में आया। क्या ये पूरा मैंगो होना चाहिए या ये अलग मैंगो ये अलग मैंगो? क्या पूरा मिला के एक मैंगो बनना चाहिए?
मतलब अगर मैं चेक करूं तो क्या ये भी मिलके मुझे वेलोसिटी ही आनी चाहिए? यार तुझे समझ में नहीं आ रही है ना बात समझ? तो देख इसकी करेक्टनेस कैसे चेक की गई। वेलोसिटी की डायमेंशन बोलना जरा, LT-1। स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशन क्या है दोनों की? सेम ही तो है, नहीं जानते बेटा? स्पीड की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्या LT-1 आएगी दोनों की? यहां पे मैंने क्या लिखा? LT-1। ये किसके बराबर? U क्या होता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये भी क्या है? बोल है कि नहीं? 100% प्लस A इंटू टी। एक्सेलरेशन की क्या होती है? LT-2। सबको याद होगा अब तो ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आगे क्या हो गया बेटा? इंटू टी। क्या ये सही लिखा हुआ है? ध्यान से देख, T-2 का क्या मतलब है? 1/T²। T-2 का क्या मतलब हुआ? 1/T²। क्या T से एक T कैंसिल हो जाएगा? क्या अपने पास T-1 बचेगा? नजर नहीं आया? ऐसे ही सोचना, -2 + 1 कितना हो रहा है? -1। बेटा जब ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होती है ना। -2 + 1 लिखूंगा ना तो क्या -1 आएगा? क्या आ गया यहां से अपने पास? ये भी कितना था बेटा? LT-1 इज इक्वल टू, ये भी कितना है? LT-1 प्लस ये भी कितना है? LT-1। बोलो कोई दिक्कत? क्या अपना जो रिजल्ट है वो एकदम होमोजीनियस है? एकदम होमोजीनियस है ना? यहां भी वेलोसिटी, यहां भी वेलोसिटी और यहां भी वेलोसिटी। इससे हमें क्या पता लगा? लाइक क्वांटिटीज में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। नहीं समझ में आया? आया क्या बेटा? तो एक तुम मेरे को अभी करके दिखाओगे, जाने की जल्दबाजी नहीं। एक क्वेश्चन तुम करोगे, आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन भी सुनी होगी, S = UT + ½ AT²। बोल भाई सुनिए क्या? सुनिए बेटा। तो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इस इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस आप लोग चेक करके दिखाएंगे? करके बताओ। S होता है बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, किसमें नापा जाएगा बेटा इसे? लेंथ, है ना। U होती है वेलोसिटी, T होता है टाइम, A इज फॉर एक्सेलरेशन। और आप लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, कीजिए, डायमेंशनली चेक करो। हो गया? क्या आ रहा है सब जगह? L आना चाहिए। L आ गया सबका? अरे वाह यार, बड़ी खुशी हुई। आओ भाई, S की जगह पर क्या लिख दूं बच्चों? L U × T। U मतलब LT-1, T का मतलब क्या बच्चा? इंटू T। अरे यार समझ में नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है ना। प्लस क्या कर दूं? हाफ। हाफ का कोई यूज है क्या? हाफ तो क्या है? नंबर है। नंबर की डायमेंशन होती है क्या? नहीं। A × T²। A का मतलब क्या है बेटा? LT-2 मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चों? T²। अरे बोल दे, नींद आ रही है बेटा? नहीं ना, जल्दी बोल। क्या T-2 और T² आपस में कट गए? -2 + 2 कितने हुए? 0। अच्छा यहां पर भी देख, T-1 और T कट गए। यहां पर क्या बचा बेटा? L = कितना? L + L। बोल, इसमें कोई दिक्कत है तेरे को? क्या ये वाली इक्वेशन भी होमोजीनियस है? हमें कोई दिक्कत आई क्या इसमें? ऐसे ही आप बेटा एक और इक्वेशन के लिए चेक कर सकते हैं। तीसरी इक्वेशन याद है? तीसरी इक्वेशन क्या थी? V² - = 2AS। अब देख यहां पर क्या लिखा था? V²। यहां क्या लिखा था? तो क्या यहां भी V² होना चाहिए और यहां भी क्या होना चाहिए? पूरे का V²। क्या तू चेक कर सकता है? जल्दी से कर दे। आ गया क्या समझ में? क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे? देखो V² से मतलब क्या हुआ? LT-1 का होल स्क्वायर। माइनस क्या बच्चों? LT-1 का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर? एक्सेलरेशन इंटू S। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2 और S का मतलब क्या है? L। क्या ये भी L2 बन गया? L × L कितना हो गया? L²। यहाँ तो पहले ही L² और T-2 था, तो अपने पास में क्या आया बेटा? L2
टी माइनस टू माइनस कितना L2 टी माइनस टू इज इक्वल टू कितना L2 टी माइनस टू। क्या सब जगह से सेम क्वांटिटी मिल गई है? क्या मुझे कोई दिक्कत आएगी इसमें? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं एक छोटा सा। देख, अपने को बेटा ऐसा मान ले कि तुम लोगों में से कोई एक जना है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तुम लोगों में से कोई एक जना क्या है? बहुत बड़ा साइंटिस्ट। मैं तुम लोगों के यहाँ पे काम करता हूँ असिस्टेंट की तरह, ठीक है? कौन बन रहा है साइंटिस्ट? जल्दी बोलो। तू बनेगा साइंटिस्ट, ठीक है भाई। मैं इसका असिस्टेंट हूं और ये हमारे मिस्टर साइंटिस्ट। आपका नाम? मिस्टर प्रशांत। तो मिस्टर प्रशांत इज अ वेरी बिग साइंटिस्ट फ्रॉम नासा और इन्होंने मुझे एक फॉर्मूला बना के दिया। हंसी आ रही है ना बेटा? है ना? देख भाई, ये नासा के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने फॉर्मूला बना के दिया T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट G अपॉन L। क्या फॉर्मूला बना के दिया? T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट G अपॉन L। अब मिस्टर प्रशांत जो कि बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने असिस्टेंट को काम बोला कि यार ऐसा कर मित्तल भाई साहब, ऐसा करते हैं कि जो फॉर्मूला है इसे चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। क्या चेक करना था? ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो इन्होंने मेरे को बोला, मैं आया मैदान में, मैंने बोला ये साला क्या करेगा, नाम का बड़ा साइंटिस्ट है, मैं असिस्टेंट हूं, पर तो भी मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा कि इसका फॉर्मूला तो गलत है, इसे प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या डायमेंशनली इधर अगर टाइम है तो इधर भी टाइम आना चाहिए? इधर टाइम है तो उसकी इक्वेशन किसके? क्या टाइम दोनों आपस में मैच होने चाहिए? इन्होंने टाइम को मैच कराने के लिए ये वाला फॉर्मूला दिया। क्या 2 पाई का कोई यूज है? क्या अंडर रूट G अपॉन L का यूज है? G का मतलब है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और L क्या है? लेंथ। L क्या है? लेंथ। T फॉर क्या है? टाइम। मैंने इस फॉर्मूले को चेक करना चालू किया आज। T का मतलब क्या बच्चों? टाइम इज इक्वल टू 2 पाई का कोई यूज है क्या? अच्छा, अंडर रूट G बाय L। G की वैल्यू क्या होती है बोल? LT माइनस 2। क्या इसकी पावर हाफ लिख दूं बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अपॉन में क्या लिखा है बेटा? L, यानी कि लेंथ, और इसकी भी पावर कितनी है बेटा? हाफ। क्या ऐसा कुछ होगा? अच्छा, क्या आएगा बेटा अपने पास में? यहां पर कितना है? T। यहां पर क्या आया? क्या लिखूंगा? L की पावर हाफ, T की पावर -1। बोल सही है? अरे -2 इंटू हाफ करूंगा ना, क्या -1 आ जाएगा? डिवाइडेड बाय क्या बेटा? L की पावर हाफ। ध्यान से देख, ये और ये कट गए, यहां क्या बचा? T इज इक्वल टू T की पावर -1। क्या ये सही है? अबे ये तो गलत है। क्या साइंटिस्ट बावड़ा था? क्या साइंटिस्ट बावड़ा है? हाँ नहीं है? बोल, सही बोल रहा हूं? कितने लोग मेरे साथ? सब लोग मेरे साथ ही हैं। क्या साइंटिस्ट बावड़ा है? साइंटिस्ट भी मानता है वो बावड़ा है। तो देख, मतलब क्या हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं वो करेक्ट है कि नहीं, और क्या जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर भी हम कमेंट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट है तो टाइम में आ ही नहीं रहा, मतलब क्या हमारी इक्वेशन गलत थी? ऐसा कह सकता हूं ना। अब घर पे जाके आप लोग जो चेक कर रहे होंगे वो क्या होगा बच्चों? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। इसको चेक करके देखना, कर लोगे? अच्छा सही है, कर भी लिया तुमने? हाँ बेटा, सर G अपॉन L लिखा तो गलती होगी, अब तो सर जरूर सही लिख रहे होंगे, है ना? तो इस चीज को आप लोगों को चेक करना है घर पे जाके, ठीक है? अच्छा, तुम्हें DPP मिली है क्या? CPS मिली होगी ना? CPS ये बुकलेट मिली होगी, 10-12 CPS होंगी उसमें। नहीं मिली बेटा? बेटा उसको नीचे से ले अगर नहीं मिली तो, है ना? उस वाली CPS के अंदर पहली जो CPS है मेरे को दे, फिजिक्स की देना बेटा, मैथ्स वाली नहीं। हाँ बिल्कुल, शीट रूम से मिलेगी। तो आप लोग एक काम करेंगे, इसमें पहली जो CPS है उस वाली CPS को अटेम्प्ट करके आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? हम इसे डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो।